नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 6 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। मार्केट के अंदर आए दिन जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ करते हैं उन्हें आज समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में और थोड़ी लोकल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा कठिन नहीं करूंगा, ज़्यादा उसको हार्ड नहीं बनाऊंगा ताकि आप उसको समझ ही ना पाए। ठीक है। तो मोटा मोटा इस तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा जैसे हम आपस में बात करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कॉर्पोरेट एक्शन को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है और इनकी क्या एक्टिविटी है शेयर बाजार के अंदर। राइट। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कॉर्पोरेट एक्शन आखिर क्या बला है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आईपीओ। टोटल 15 टाइप के कॉर्पोरेट एक्शन है और उसमें से पहले है आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी, यानी कि पहले कंपनी जो आती है, पहले किसी बिजनेसमैन के दिमाग में एक आइडिया होता है, वो आइडिया के बेस पे उस कंपनी को बनाता है। बनाने उसको कहा जाता है स्टार्टअप। स्टार्टअप के बाद जब वो कंपनी $1 बिलियन पार कर जाती है तो वो बन जाती है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न के बाद कंपनी का अगला पड़ाव होता है शेयर मार्केट में लिस्ट होना। तो जब वो कंपनी लिस्ट होने जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बाजार में लिस्ट होने की जो प्रक्रिया, यानी नई कंपनी जब बाजार में आ रही है जो अब तक बाजार में नहीं आई, ऐसी कंपनी जब बाजार में आती है तो उसको कहा जाता है आईपीओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हुंडई का आईपीओ दिवाली तक आ जाएगा, तो वो क्या ला रहे हैं, उसको कहते हैं आईपीओ। ठीक है। नई कंपनी मार्केट में आ रही है। हुंडई कभी भी से इंडियन शेयर मार्केट में नहीं आई है, कोरियन मार्केट में लिस्ट है लेकिन इंडियन शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं। दूसरा एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ऑलरेडी कंपनी लिस्ट है। ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर ऑलरेडी कंपनी लिस्ट है। वो कंपनी फिर से अपने पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल का मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि एक पानी की बोतल है। ठीक है। पानी की जो पूरी बोतल है वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी वो पूरी कंपनी का एक स्ट्रक्चर है कैपिटल का। ठीक है। उसके अंदर जो पानी भरा है वो आधा भरा है, कम भरा है, जितना भी भरा है वो पानी आपके लिए पेड अप कैपिटल है। तो जब भी कंपनी को शेयर मार्केट से या पब्लिक से पैसा उठाना होता है, ठीक है, पब्लिक के पास से पैसा लेना होता है, तो वो उसी पानी का यानी उसी पेड अप कैपिटल का इस्तेमाल करती है। ठीक। तो जब कंपनी शेयर बाजार में ऑलरेडी लिस्ट है तो उसे जब पब्लिक से पैसा उठाना है तो वो एफपीओ लाती है। एग्जिस्टिंग कंपनी जब ऐसा कर रही है तो उसको एफपीओ कहा जाता है। तो वो उसी पेड अप कैपिटल को क्या करती है, डाइल्यूट करती है और पब्लिक से पैसा उठाती है। तो इसे कहा जाता है एफपीओ। यानी आईपीओ नई कंपनी के लिए, एफपीओ उस कंपनी के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है। तीसरा ओएफएस। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। जब एग्जिस्टिंग कंपनी शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयरों को बेचती है, मार्केट के अंदर पब्लिक को जब अपना हिस्सा बेचती है तो उसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। ठीक। देखो बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं डिटेल में यहाँ बता भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सी ऑडियंस को कठिन या टेक्निकल जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आते हैं, उनको बोरिंग लगता है। तो जैसी लैंग्वेज में हम बातें करते हैं उसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये बेटर भी है, कभी भी हम अगर कहीं से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो हम इसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी और समझ में आएंगी। चौथा बाईबैक। बाईबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर पब्लिक से खरीदती है। ठीक। जब कंपनी अपने ही शेयर पब्लिक के पास से खरीदती है तो उसे कहा जाता है बाईबैक। बाईबैक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर कंपनी अपने ही शेयर खरीद रही है, इसका मतलब है कोई एक नई योजना आने वाले समय में बाजार के अंदर देखने को मिलेगी, इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो प्रमोटर की देखा देखी जो अदर रिटेल हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी अदर्स पार्टीज हैं, वो भी इस कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल उस कंपनी के लिए बन जाता है और शेयर का प्राइस
एक डिसाइडेबल होता है ऊपर के लेवल पे, जैसे करंट जो मार्केट प्राइस चल रही उससे ऊपर का रेट दिखाया जाता है, जिससे और भी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर उस कंपनी को लेके बन जाता है। यानी पहले तो प्रमोटर खुद खरीद रहा है, दूसरा की प्राइस भी ऊपर का मिल रहा है। तो इस बेस पे क्या होता है, अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट शेयर बाजार के अंदर उस कंपनी को लेकर के करते हैं। तो इसे कहा जाता है बाईबैक। राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, यानी जो उसके पास जो नेटवर्थ है, कंपनी के पास जो नेटवर्थ का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो जब उसको माइनस करोगे तो नेटवर्थ आ जाएगी। तो जब वो अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहती है तो उस सिचुएशन में अपने वो क्या करती है, अपने शेयर्स यानी जो पेड अप कैपिटल है उसको क्या करती है, डाइल्यूट करती है। ये एफपीओ से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपनी को राइट इशू लाते समय जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। क्योंकि जब वो नए इन्वेस्टर्स को नए शेयर जब जारी करेंगे, नए शेयर्स, क्योंकि शेयर्स देंगे तभी पैसा मिलेगा। कंपनी ऐसे ही पैसा नहीं ले सकती किसी से। अगर हम कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है। तो कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल, जैसे मैंने बताया था, वो बोतल के अंदर जो पानी है जब उसका यूज कर रही है, ठीक, तो जब वो पेड अप कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है तो इक्विटी को क्या कर रही है, नए इन्वेस्टर को देगी। उसके बदले में उन्हें उस प्राइस, वो जो कुछ तो प्राइस उसका लगाएगी, तो उसके बदले में उन्हें मिलेगा पैसा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उस कंपेयर में अनुपात उनका घट जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, प्रमोटर हैं, उनको परमिशन लेना पड़ता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। ठीक है, लिखित में परमिशन लेना पड़ता है। राइट। तो समझ में आ गया कि राइट इशू मतलब कंपनी को अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, यानी पब्लिक मार्केट से पैसा उठाना है। मोटा मोटा उनका इंटेंशन यही है कि हमें मार्केट से पैसा उठाना है। इसके लिए ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। एफपीओ भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए ही होता है, राइट इशू भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए होता है, आईपीओ भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए ही होता है। ओएफएस में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट करती है और मार्केट से पैसा उठाती है, यानी शेयर्स बेच के अपना पैसा, मतलब मार्केट से पैसा उठा रही है। आगे चलते हैं। शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स के टुकड़े कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब 2020 में आइसर मोटर का जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 30,000 के आसपास। तो कंपनी ने शेयर स्प्लिट लाया। शेयर स्प्लिट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, शेयर का मतलब होता है अ, जो करंट में आपके पास शेयर है उसको स्प्लिट करना है। मान के चलिए कि आइसर मोटर के जो मालिक थे 2020 में जब स्प्लिट आया, तो उसमें था कि फ्रॉम 10 टू 1। 10 मतलब कि आप जो 10 शेयर हैं, यानी कंपनी 10 मतलब कंपनी का जो प्राइस चल रहा है शेयर का 30,000, उसको 1 कर दो, यानी कि उसको एक भाग कर दो। अर्थात कि 30,000 को कन्वर्ट कर दो 1 में, यानी 30,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी यहाँ पे 3,000 कर दो, यानी उसके 10 टुकड़े कर दो। तो शेयर के स्प्लिट का मतलब ही है टुकड़े होना। स्प्लिट मतलब अब जैसा नाम से ही लग रहा है, स्प्लिट यानी इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर के टुकड़े कर दिए गए, यानी कितने टुकड़े किए गए, 10 टुकड़े किए गए। तो तो क्या होगा, जो करंट भाव चल रहा है डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो उसमें आपके नंबर ऑफ जो प्राइस है वो घट जाएगा, यानी 30,000 से 10वां भाग हो जाएगा, यानी 3,000 का रेट हो जाएगा। तो आज जो आइसर मोटर का रेट है वो स्प्लिट के बाद आपको 3-4 हजार, जो भी रेट अगर डिमांड सप्लाई के बेस पे बढ़ गया हो, लेकिन उस सिचुएशन में 3,000 का 30,000 का 10वां भाग 3,000 हुआ था। देखो जब भी शेयर स्प्लिट होते हैं, यानी कि अगर शेयर का प्राइस घट रहा है, एक यूनिवर्सल रूल समझ लो कॉर्पोरेट एक्शन का, जब भी शेयर का प्राइस घटाया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, शेयर का प्राइस घटा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए गए, शेयर का प्राइस बढ़ा तो नंबर ऑफ शेयर्स घटा दिए गए। तो इसी तरीके से और इसको मैनेज किया जाता है। राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शेयर स्प्लिट हो गया, अगर शेयर प्राइस घट गया है तो मेरा लॉस हो गया है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर को लेकर बैठे हुए हैं तो उनका तो लॉस हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपके शेयर्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे जो आपका जो भी प्राइस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अभी दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है।
और शेयर स्प्लिट जब होता है तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू होती है वो भी घट जाती है उसकी उसी प्रपोर्शन में। तो अभी जैसे आइसर मोटर की जो फेस वैल्यू है वो 1 है, तो उस समय थी 10। यानी कि जब आप 10 टुकड़े कर दिए तो डिवाइडेड बाई 10, यानी कि फेस वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1। तो इस समय जो इसकी फेस वैल्यू है वो 1 हो गई है। फेस वैल्यू का फॉर्मूला होता है कंपनी की जो नेटवर्थ है, यानी जो इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो राइट इश्यू में कंपनी ने जो इक्विटी कैपिटल जो उठाने की बात कही थी, वही इक्विटी कैपिटल को नंबर पर शेयर की वैल्यू कहा जाता है, फेस वैल्यू। ठीक, जब स्टार्टअप के टाइम पे कंपनियां मार्केट के अंदर आना चाहती हैं उस समय फेस वैल्यू के बेस पर कैपिटल का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, और यही फेस वैल्यू के बेस पर शेयर प्राइस भी डिसाइड होती है, उसके बाद ये मार्केट वैल्यू बनती है। आगे चलते हैं, शेयर कंसोलिडेशन। शेयर स्प्लिट में क्या हुआ था, कंपनी के शेयरों के टुकड़े हो गए थे, प्राइस के टुकड़े हुए थे। यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के प्राइस और फेस वैल्यू को वापस से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पे 10 जैम 1 था, अब यहाँ पे 1 जैम 10 हो जाएगा। यानी जो शेयर प्राइस आपका 1 है उसको फिर से 10 कर दो, यानी कि जो 10 टुकड़े किए थे उसको फिर से जोड़ दो, यानी जो 30,000 का 3,000 हुआ है उसको वापस से 3,000 से 30,000 कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स घटा दिए जाएंगे। समझ में आया कि यहाँ पे स्प्लिट में क्या हुआ था, 30,000 का 3,000 हुआ और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए गए और फेस वैल्यू बढ़ा दी गई। और यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स आपके घटा दिए जाएंगे और शेयर प्राइस और फेस वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा। राइट, आगे चलते हैं, बोनस शेयर। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, बोनस शेयर यानी कि ये कंपनी के द्वारा अपने इन्वेस्टर को दिया जाने वाला एक एप्रिसिएशन है, जो ज्यादातर आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलता है। बोनस शेयर आप ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,000 और कंपनी ने डिक्लेयर किया है 1 जैम 3, यानी हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो अगर आपके पास 1,000 शेयर हैं तो 1,000 शेयर डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो यानी 333 शेयर आपको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। यानी हर 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस है, यानी 1,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हर 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया जा रहा है। तो बोनस शेयर कुछ इस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को कंपनियां देती हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या है वो बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में भी और नंबर ऑफ शेयर्स में भी आपको बढ़ती हुई दिखती है। आगे चलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कॉर्पोरेट लाइन में, जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी कराते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, वैसे ही कॉर्पोरेट लाइन में डिविडेंड को भी ब्याज कहा जाता है। तो जब कंपनियां अच्छा कैश जनरेट करती हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं, उनके पास जब ऑपरेशन से बहुत अच्छा पैसा आता है और फ्री कैश फ्लो उनके पास ज्यादा होता है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। जैसे आप देखेंगे कोल इंडिया, आईआरएफसी, इनके पास कैश बहुत है, ठीक है, इनके पास लिमिटलेस कैश है, जिसके बेस पे ये लोग क्या करते हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर यानी ब्याज डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो ये जैसे कि कोल इंडिया आप मान के चलिए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड। तो आपके पास अगर कोल इंडिया के 1,000 शेयर हैं तो 5 रुपए पर शेयर, यानी 5,000 रुपए ब्याज आपके सीधा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये सीधा अकाउंट में आता है, डीमेट में नहीं आता है। जैसे हम शेयर्स में प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो डीमेट में आता है, फिर वहां से विड्रॉल होता है। बट डिविडेंड के अंदर आपका जो बैंक डिटेल है कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है, तो सीधा वो आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड दे देती है, और ये टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक, और दूसरा, अगर डिविडेंड आपको 30 दिन के अंदर नहीं आया, वैसे 14 डेज 15 डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए, डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं क्रेडिट होता है तो 30 दिन के अंदर अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड को आप कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आप कार्यवाही कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर डिविडेंड आपको मिल जाना चाहिए अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो, और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं रिकॉर्ड डेट से। ठीक है, तो डिविडेंड ब्याज होता है कॉर्पोरेट लाइन में, ब्याज को ही डिविडेंड कहा जाता है कॉर्पोरेट लाइन में। आगे चलते हैं, मर्जर एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन। देखो, मर्जर का मतलब होता है जब कंपनी किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदती है, यानी कि वो इस इंटेंशन से खरीद रही है
कि मुझे इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लेना है, इसको पूरी तरह से खरीद लेना है। तो जब मर्जर होता है तो जो कंपनी को खरीदा जा रहा है, जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, उस कंपनी का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा, तो फ्यूचर रिटेल अस्तित्व में नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी ब्रांड्स, उसके जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग अब नहीं होती है, वो धीरे धीरे अस्तित्व में नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। और उसकी जगह कौन अस्तित्व में आ रहा है? जिसने उसके शेयर को खरीदा है। किसने खरीदा है? रिलायंस ने। तो रिलायंस एग्जिस्ट में रहेगा और फ्यूचर रिटेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है मर्जर। उसके बहुत ज्यादा शेयर यानी 50% से ज्यादा शेयर्स को लेकर के उसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो उसकी कंपनी की जो पावर है, उसको अपने अंडर कर लेना। दूसरा एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है कि कंपनी उस कंपनी को अस्तित्व से खत्म नहीं करना चाहती, वो भी वर्किंग में रहे और ये भी वर्किंग में रहे। मर्जर में क्या था, एक कंपनी वर्किंग में है, दूसरी कंपनी वर्किंग में नहीं है, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो गया। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, दोनों कंपनियां वर्किंग में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंटली जैसे कि भारतीय एयरटेल ने आइडिया यानी वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ हिस्सा लिया। यानी कि भारतीय एयरटेल उसको पूरी तरह से नहीं खरीदना चाहती, वो खाली एक छोटा सा हिस्सा उसमें से खरीद रही है, ताकि ये कंपनी के अंदर जो फ्यूचर प्लान है वो अगर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भारतीय एयरटेल को भी मुनाफा होगा। तो इस इंटेंशन से भारतीय एयरटेल ने उसके अंदर 2, 5, 10% जो हिस्सा लिया हो वीआई के अंदर खरीदा। तो यहाँ पे दोनों कंपनियां एग्जिस्ट रहती हैं, मर्जर के अंदर एक कंपनी एग्जिस्ट रहती है और एक्विजिशन के अंदर दोनों कंपनियां एग्जिस्ट रहती हैं। बस यहाँ पे ये रहता है कि ये कंपनी जो वर्क करेगी ऐसा वर्क कर रही है जिसके बेस पर आने वाले समय में इस कंपनी को मुनाफा होगा, और मुझे भी इसमें मुनाफा हो, इसलिए मैं इस कंपनी में हिस्सा ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तीसरा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कंपनी है, ये दोनों कंपनियां यानी यहाँ पे जो दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं और दोनों कंपनियों का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी दोनों कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप, जो लोग 2019 या 20 से मार्केट के अंदर हैं उनको पता होगा कि माइंड ट्री और एलटीआई नाम की दो कंपनियां बाजार के अंदर हुआ करती थी। देखो थी वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो दोनों कंपनियां अब नहीं है। वो दोनों कंपनियां मर्ज हो गई यानी कंसोलिडेट हो गई, मर्ज नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कंसोलिडेट हो गई, और एक नई कंपनी बन गई एलटीआई माइंड्री। तो आज जो एलटीआई माइंड्री आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड डाटा है, ये कंसोलिडेटेड कंपनियां हैं जो आपस में मर्ज होकर नई कंपनी बन गई, और वो दोनों कंपनियां अस्तित्व में खत्म हो गई। तो मर्जर में एक कंपनी रहती है, एक कंपनी खत्म हो जाती है। एक्विजिशन में दोनों कंपनियां वर्किंग रहती हैं, कोई खत्म नहीं होता है। कंसोलिडेशन में दोनों कंपनियां ही खत्म हो जाती हैं और एक नई कंपनी का जन्म होता है। आगे चलते हैं, डीमर्जर या स्पिन ऑफ। डीमर्जर या स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी के पास जो बिजनेस है, मान के चलिए रिलायंस के पास बिजनेस जो है ऑयल एंड गैस का है, लेकिन साथ में वो, आप समझिए, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, प्लस साथ ही ये रिटेल में भी काम कर रहे हैं और अदर होटल का बिजनेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये अलग अलग व्यवसाय हैं, एक ही बिजनेस के अंदर ये मल्टीपल बिजनेस चला रहे हैं। तो उस बिजनेस को अलग कर देना, उसके अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना, अलग से उसको लिस्ट करना। जैसे जियो जो अलग से लिस्ट हुआ है, तो ये क्या है, ये बिजनेस को अलग कर दिया गया, इसके अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाएंगे, अलग से एमडी, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, स्टाफ, सब कुछ अलग से डिसाइड किए जाएंगे। तो इसको कहा जाता है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ मतलब अलग कर दिया, पूरे बिजनेस को अलग कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मिर्जा इंटरनेशनल जो चमड़ा फैक्ट्री है कानपुर की फेमस, रेड टैप उसी बिजनेस का एक पार्ट है, जो उसके आउटलेट्स हैं। यानी कि मिर्जा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर है उस शूज का, राइट, और जो रेड टैप है वो उस बिजनेस का पार्ट है जो उस शूज को बेचता है, सेल करता है। तो मिर्जा इंटरनेशनल ने क्या किया, रेड चीफ को अलग कर दिया, अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग से उसको लिस्ट कराना, अलग से उसके एमडी सीईओ तैयार करना। तो पूरा बिजनेस सेम कॉपी पेस्ट कर देना, इसको ही कहा जाता है डीमर्ज या फिर स्पिन ऑफ कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट।
स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक कानूनी कार्यवाही है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में ऐसा होता है कि जब कंपनी अपने शेयर धारकों या फिर लेनदारों के जो दायित्व है, उनके प्रति जो दायित्व है उसको जब पूरा नहीं कर पाती है, तो अदालत की निगरानी में ये एक्टिविटी की जाती है। तो उसको कहा जाता है, जब अदालत बीच में आ जाती है तब जब ये एक्टिविटी होती है तो उसको कहा जाता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। राइट। तो जो भी कंपनियां इस दुविधा से जूझ रही हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का मतलब ही है कि अदालत की निगरानी में जो कंपनी की जिम्मेदारी है अपने शेयर होल्डर्स और लेनदारों के प्रति उसको पूरा करना, अदालत की निगरानी में, तो उसको कहा जाता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। लोन रिस्ट्रक्चरिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी के पास जो डेप्ट है, जो कर्ज है, जो पैसा उसे लेनदारों को चुकाना है, उसको लेकर के जब वो अपनी बैलेंस शीट में रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जब अपने कैपिटल के स्ट्रक्चर में जो इक्विटी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसके अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, तो उसी को कहा जाता है, यानी उस लोन को चुकाने के लिए एक्टिविटी करना, कैश को रिस्ट्रक्चर करना, इस लोन को हमें कैसे चुकाना है, इसको लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। यानी कि उस पैसे को चुकाना है, वो जो कर्ज है हमारे ऊपर उसको चुकाने की जो एक्टिविटी है उसी को कहा जाता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। अगला, डीलिस्टिंग एंड रीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डीलिस्टिंग देखिए दो तरीके से होती है। डीलिस्टिंग या तो आप अपनी मर्जी से खुद कर दे, जो भी कंपनियां शेयर बाजार के अंदर लिस्ट हो चुकी हैं, अगर उन्हें बाजार में अब नहीं रहना है तो या तो खुद मार्केट से बाहर हो जाए, या तो फिर अगर वो एनएससी या फिर सेबी के जो बनाए हुए नियम है उसको तोड़ती हैं तो ये लोग खुद उन्हें बाहर कर देते हैं। तो अगर वो खुद बाहर जा रहे हैं, खुद मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, तो उस केस में उनके पास 90% तक की होल्डिंग होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग जो हमें 75-74 जो शेयर होल्डिंग दिखती है, तो उन्हें बाजार से अपने शेयर्स को खुद खरीदना पड़ेगा, उसे 90% तक लेके जाना पड़ेगा। राइट। और जो वापस से जो रिवर्स बुक बिल्डिंग होगा, तो रिवर्स बुक बिल्डिंग के अंदर 25% शेयर होल्डर होने चाहिए डीलिस्टिंग कराते वक्त। ठीक। चाहे वो एनएससी या सेबी की ओर से हो या खुद निकल रहे हो, इस केस में आपको ये दोनों चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी। 90% आपके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स के पास। दूसरा, आपके पास 25% रिवर्स बुक बिल्डिंग के लिए शेयर होल्डर्स रेडी होने चाहिए आपके। इस जो एक्टिविटी डीलिस्टिंग की एक्टिविटी में, रिवर्स बुक बिल्डिंग में 25% शेयर होल्डर्स की एक्टिविटी अनिवार्य है। राइट। अगर आपको रीलिस्ट करना है, यानी आप एक बार निकल चुके हैं शेयर बाजार से लेकिन आपको फिर से लिस्ट होना है मार्केट के अंदर, तो रीलिस्टिंग के लिए रूल ये है कि अगर आप खुद निकले हैं बाजार से तो 5 साल बाद, और अगर आपको निकाला गया है बाजार से तो 10 साल बाद आपको मार्केट के अंदर एंट्री मिलेगी। राइट। तो ये आप, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद निकल रहे हैं तो 5 साल बाद, और अगर आपको निकाला गया है एनएससी के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा तो डेफिनेटली आप 10 साल बाद बाजार में फिर आएंगे। अगला, शेयर स्वैपिंग। शेयर स्वैपिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे शेयरों का लेन देन हो रहा है, शेयर्स को स्वैप किया जा रहा है एक दूसरी कंपनी के शेयर से। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जब रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा तो फ्यूचर रिटेल का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट, पूरे भारतवर्ष या पूरी दुनिया में पड़ा कि फ्यूचर रिटेल अब नहीं रहेगा क्योंकि उसका मर्जर हो गया है। ठीक है। एक्विजिशन नहीं है, मर्जर हो गया है। मर्जर का मतलब, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं पुराने समय से वो जान जाते हैं कि मर्जर हो रहा है मतलब जिसका मर्जर हो रहा है वो कंपनी अब नहीं रहेगी, तो उसके शेयर्स को कोई नहीं खरीदेगा। तो जब उसके शेयर्स को खरीदा नहीं जाएगा तो फ्यूचर रिटेल के पास पैसा आएगा नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रिलायंस जिसकी ब्रांड है, जिसका अभी नाम है, जो वर्किंग है, राइट, तो वो क्या करते हैं अपने शेयर के बेस पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं फ्यूचर रिटेल के, उनके शेयर्स के साथ स्वैपिंग करते हैं। यानी उनके शेयर ले लिए जाते हैं और रिलायंस के शेयर्स उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है जो प्री डिफाइंड प्राइस होता है। इस जो प्रक्रिया को कहा जाता है शेयर्स की स्वैपिंग कर, यानी कि फ्यूचर रिटेल के शेयर ले करके
जो रिलायंस के शेयर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को दे देना, इसको कहा जाता है शेयर्स की स्वैपिंग करना। राइट। तो दोस्तों इतनी ही एक्टिविटी है शेयर मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर, जो आए दिन हमें स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाई देती है। कुछ एक्टिविटी हैं जो आए दिन हमें देखने को मिलती है, जैसे आईपीओ हो गया, ओएफएस हो गया, एफपीओ हो गया, बाईबैक हो गया, राइट इश्यू हो गया, शेयर की स्प्लिट्स हो गए, बोनस शेयर, डिविडेंड्स, ये आए दिन एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन डी लिस्टिंग, रीलिस्टिंग, शेयर्स की स्वैपिंग और डीमर्जर होना, मर्जर, एक्विजिशंस, कंसोलिडेशंस, ये सारी एक्टिविटी बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो बाजार को जानना चाहते हैं कि यहाँ मार्केट के अंदर काम कैसे होता है, मार्केट के अंदर से पैसा कैसे कमाया जाता है, इसकी टर्म्स को समझना चाहते हैं, उनके साथ डेफिनेटली इसे शेयर करिए। और अगर आपको भी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइए, कमेंट करके मुझे अप्रिसिएट करिए, मुझे मोटिवेट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।